हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज़ दीपक सर और आपके सामने क्लास 10th का एक नया वीडियो लेकर के आज फिर आ गया हूँ बच्चों। इस चैप्टर का नाम जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में बोलते हैं बच्चों सांख्यिकी। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप बच्चों पढ़ोगे और आपके समझ में भी आ जाएगा, लेकिन और चैप्टर के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज़्यादा है। तो कोशिश मैं पूरी करूंगा बच्चों कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ये बाकी आपको पता ही है, मैं आपको फील कराने की कोशिश करता हूँ इस चैप्टर को। आगे आप देखिए, ठीक है बच्चों? ओके, देखो बच्चों, सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स को समझने से पहले, चलो कोई बात नहीं, स्टैटिस्टिक्स को समझने से पहले बच्चों आपको मैं बताता हूं कि इस चैप्टर को पढ़ने की हमको जरूरत क्यों पड़ी। देखो, स्टैटिस्टिक्स ये इसका नाम है, हिंदी में इसको बोलते हैं सांख्यिकी। देखो बच्चों, क्या होता है कि जब हमारे पास कोई डेटा गिवन होता है तो उसको अगर हमने एनालिसिस करना है और एक लार्ज स्केल पे वो डेटा आपके पास है, ठीक है, उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि कितने सारे हैं, इसकी क्या इसका एवरेज है, क्या इसका मीन है, क्या इसकी सेंट्रल टेंडेंसीज हैं, ठीक है। तो उस चैप्टर को स्टडी करने के लिए कुछ आसान तरीके खोजे गए। उनमें से कुछ आपके पास क्लास 10th में, कुछ छोटा सा एक टॉपिक आपको क्लास 10th में दिया गया है, बाकी इसकी फर्दर क्लासेस में इसकी स्टडी बहुत वास्ट है, ठीक है ना। अभी जितना आपके पास दिया गया है उसके हिसाब से आपको पढ़ाना है क्लास 10th में, आपको अच्छा स्कोर करना है, ठीक है बच्चों। आपके पास 3 चीजें दी गई है। एक चीज है आपके पास, पहली मीन, दूसरा है आपके पास मीडियन, और चौथा है आपके पास मोड। ध्यान से समझिएगा बच्चों, मैं एक ही क्लास में आपको तीनों चीजें नहीं बताऊंगा। मैं एक एक क्लास आपको एक एक चीज का, मीन का एक क्लास दूंगा, उसके बाद मीडियन की दूसरी क्लास दूंगा, और तीसरी क्लास जो होगी वो मोड के ऊपर होगी बच्चों आपके, ठीक है। क्लास 10th में जितना भी आपका सिलेबस है, जितने टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, उतना मैं आपको पूरा अच्छे से करवाऊंगा विद PYQs, ठीक। तो आज जो मैं बात करूंगा वो मैं करूंगा बात मीन के ऊपर। व्हाट इज मीन बच्चों? मीन का मतलब होता है एवरेज। एवरेज का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बोला, एक क्लास में मैंने सर्वे किया और 10 बच्चे मेरे पास थे, मेरे पास 10 बच्चे थे। उन 10 बच्चों की हाइट्स मैंने नापी, ठीक। मान लीजिए पहले बच्चे की जो हाइट है वो 153 सेंटीमीटर मुझे नजर आई, दूसरा जो बच्चा है वो 160 सेंटीमीटर का था, चौथा जो बच्चा है वो 147 सेंटीमीटर का था, पांचवा 165 का था मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5, पांचवा बच्चा मान लीजिए आप 162 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद 163, ऐसे ही करके 1 2 3 4 5 6 हो गए। 4 और लिख लेता हूं, ये भी 160 का था, इसके बाद 145 हो गया आपका, और जी आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 162, और इसको मान लीजिए आप ये 167 सेंटीमीटर का था। सपोज 10 बच्चे मैंने लिए हैं और 10 बच्चों की हाइट्स इन सेंटीमीटर्स में यहां पे आपको डेटा दे रहा हूं, ठीक। अब बच्चों, मीन एक ऐसी चीज है, मीन ये बताता है कि इन सब जितने भी आपके पास हाइट्स आपको दी गई है, इसके बीच की हाइट, मतलब अगर आप इन सबको कैलकुलेट करके देखें, आप पूछिए कि एवरेज हाइट क्या है। जैसे बोलते हैं ना कि इस लोकेशन की, ये इस कंट्री की, ये इस टाउन की, ये एवरेज हाइट है, एवरेज बोलते हैं ना। तो एवरेज क्या है, अगर आपको कोई ये पूछे कि इस सब का एवरेज क्या है, तो कोई बीच की एक वैल्यू ऐसी होगी, कोई बीच की कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, वो वैल्यू ऐसी होगी जो इस पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आई? अभी समझ में नहीं आएगी तो एक दो एग्जांपल्स जब मैं आपको देने लगूंगा तो धीरे धीरे समझ में आएगी। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि जब कभी भी आपको मीन निकालने को बोले, किसी गिवन डाटा का मीन निकालने के लिए बोले आपको क्या करना होता है? इन सारे ऑब्जर्वेशंस को सम करना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी आपको करना होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस
और उसको डिवाइड कर देना पड़ेगा आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ऐसा क्यों करते हैं, क्या करते हैं, आगे आप जानिएगा, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि ये फॉर्मूला आया है तो फॉर्मूला क्यों आया है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये बच्चों को हमेशा पता होना चाहिए, है ना। आपको चीजें रटनी नहीं है, थोड़ा बहुत समझनी है। हाँ, स्पेशली आपको स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में कुछ चीजें रटनी पड़ सकती हैं, तो जहां पर आपको रटनी पड़ सकती है वो चीज मैं बता दूंगा आपकी, अभी आप इसको याद कर लीजिए। हायर क्लासेस में जब आप लोग जाओगे तो ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैं आपको समझा के करूंगा। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब होगा बच्चों कि आप इन सबको ऐड कर दीजिए, जितना भी लिखा है यहाँ पे 153, 160 प्लस 147, ऐसे करके आप इन सबको ऐड कर दीजिए, कितना 167 तक, जितना भी सम आएगा। मैं इसको ऐड नहीं कर रहा हूं, केवल समझा रहा हूं। और जितना इनका नंबर है, नंबर मतलब कितने बच्चे हैं 10, उससे आप डिवाइड कर दीजिए तो आपका मीन निकल करके यहां पे आ जाएगा, ये आपका मीन निकल जाएगा। क्या इतनी बात समझ पाए बच्चों। फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज कॉल्ड मीन, ठीक। बेहतर एग्जांपल से आप समझोगे, जैसे एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं। मान लीजिए हमारे कप्तान साहब है, जैसे रोहित शर्मा, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन, उन्होंने 3 मैचों की सीरीज में मान लीजिए पहले मैच में 50 रन बनाए, ध्यान से समझना बात को। फिर दूसरे मैच में उन्होंने 100 रन बनाए और तीसरे मैच में उन्होंने 150 रन बना दिए भाई, ठीक। अब किसी ने आपसे पूछ लिया कि रोहित शर्मा का एवरेज क्या रहा इस सीरीज में, ये जो क्रिकेट मैच की सीरीज हुई है 3 मैचेस की, इसमें रोहित शर्मा जी का क्या एवरेज रहा है। तो एवरेज का मतलब मीन होता है, एवरेज का मतलब मीन होता है और मीन का मतलब एवरेज होता है। इस चीज को आप दिमाग में बैठा के चलना कि मीन बोले तो एवरेज और एवरेज बोले तो आप मीन समझ लेना उसको, ठीक। क्या एवरेज होगा, तो मैंने अभी आपको बताया कि एवरेज का मतलब होता है कि जितने भी ऑब्जर्वेशन आपके पास है सबको ऐड कर दो, आप ऐड कर दो, तो 50 प्लस 100 और प्लस 150, और जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यानी कितने मैचेस हैं, आप बोलोगे सर 3 मैच है, ओके, 3 से इसको डिवाइड कर दिया, टोटल कितना हो गया, ऊपर साफ दिख रहा है कि भाई ये हो गया आपके पास 300, ये हो गया बच्चों आपके पास कितना 300 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 100, यानी कि रोहित शर्मा जी का एवरेज आ गया 100। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये हुआ कि जो सम आया था 50 प्लस 100 और प्लस 150 करके सम जो आया था, यानी टोटल जितना हमारे पास बना था रन वो 300 है। अगर आप हर मैच में उसको इक्वली डिवाइड कर दें तो आपको 100 रन मिलेगा। मतलब यह माना जाएगा कि रोहित शर्मा जो प्लेयर हैं उनका एवरेज 100 रन का है, मतलब वो ऐसे प्लेयर हैं कि हर मैच में वो लगभग 100 रन बनाते ही बनाते हैं। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो, मेरी इस बात को आप बच्चों समझ पा रहे होंगे, ये मेरे को उम्मीद है। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि एवरेज का मतलब होता है, मीन का मतलब होता है, जो आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो, कि आपके पास जितना डाटा दिया गया है उस सम को, उस टोटल को सब में बराबर बांट देना। 3 मैचेस की सीरीज थी, 3 मैचेस की सीरीज में से रोहित शर्मा ने पहले में 50, दूसरे में 100, तीसरे में 150 बना दिया, यानी उसने टोटल 300 बना दिए। अब इस 300 को आपने 3 मैचेस में इक्वली डिवाइड करना है, अलग अलग नहीं होना चाहिए। यहां पे 50 है, यहां पे 100 है, यहां पे 150, तीनों में अलग अलग है। लेकिन आपने ये सोच के चलना है कि मुझे तीनों मैचेस में बराबर रन देने हैं, तो कितने रन पर मैच को मिलेंगे। तो आपका जवाब सीधा होगा कि पहले में भी 100 बनाएगा, दूसरे में भी 100 बनाएगा, तीसरे में भी 100 बनाएगा, और तब ये 300 हो गया। अगर तो प्रत्येक मैच में अगर बराबर रन बनाइए तो कितना हो जाएगा आपके पास 100 हो जाएगा। तो यानी एवरेज इसका 100 का है। इतनी बच्चों बात समझ में आ गई। यहीं से फॉर्मूला जन्म लिया कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि इन सबको जोड़ो और 3 से डिवाइड करो। 3 मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करो। ऐसा करने से क्या होगा कि जो सम ऊपर आया है ये 3 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। जो सम आपके पास आया है वो 3 बराबर भागों में बढ़ जाएगा और आपके पास एक को जितना मिलेगा वो आपका मीन होगा। ठीक, एक और एग्जांपल समझिए, समझते जाओ बच्चों। एक और एग्जांपल समझिए। जैसे मैं आपको बोलता हूं
मेरे एक जेब में 30 रुपए, दूसरे जेब में 40 रुपए और तीसरे जेब में 50 रुपए। क्या कहा मैंने इतना कहा है कि मेरे एक जेब में 30 रुपए है, दूसरे में 40 है, तीसरे में 50 है और मेरे पास 3 बच्चे हैं, मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं मेरे, ठीक है, और मुझे इन पैसों को उनमें बांटना है, मुझे इन पैसों को उनमें बांटना है। तो मेरे को इक्वली जब डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों, तो मेरा क्या तरीका होगा, एक तरीका तो मेरा ये होगा जो मैंने आपको किताबी लैंग्वेज में अभी अभी समझाया। एक तरीका मेरा ये होगा, आप समझने की कोशिश करना, कि मैं इन सबको जोड़ दूं, 30 प्लस 40 प्लस 50 और डिवाइड कर दूं 3 से, क्योंकि जितने भी पैसे हैं वो यही है ऊपर वाले। तो 30 प्लस 40 प्लस 50 कितना हो गया, तो आप कहोगे सर ये 120 हो गया शायद, हाँ 120 हो गया। और जब ये आप 3 से डिवाइड करोगे तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा, 40 रुपए आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई आपके। मीन कितना आ गया, 40 आ गया। मीन कितना आ गया, 40 आ गया। यही मीन है कि आप सबको उठाओ, सबको ऐड कर दो और डिवाइड कर दो, जितने हैं उतने से डिवाइड कर दो, तो जो आपका आंसर होगा वही मीन होगा। यही आपका मीन है, परिभाषा ही है। लेकिन आप खुद सोचो, अगर मैं ऐसा नहीं भी करता, मैं इस जेब में हाथ डालता और यहां से 10 रुपए निकाल लेता, तो क्या ये 40 बन जाता? आप बोलते हैं हाँ 40 बन गया। अब ये 40 ऑलरेडी था और जो 10 रुपए मैंने निकाले मैं इसको दे देता, तो ये भी 40 बन जाता। जब सबके सब बराबर हो जाएं, जब सबके सब बराबर हो जाएं, तो एक के पास जितना होगा उसी को आप मीन बोलोगे। क्या बात समझ में आई? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने को ही हम मीन बोलते हैं। वो चाहे आप जोड़ के 3 से डिवाइड करो तब आए, चाहे आप अपने लॉजिक से करो, इस 50 को यहां से 10 निकाल के इसको दे दो, सारे के सारे बराबर हो गए। और जब सारे बराबर हो गए तो एक के पास जितना होता है उतना ही वही आंसर होता है मीन का। ठीक, तो अगर इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, तो आप मेरे को एक आंसर देना, आप मेरे को इस चीज का आंसर देना, एक सेकेंड, कि आपके पास 5 चीजें गिवन है, 25 25 25 25 25। 30 नंबर का एग्जाम था, 5 बच्चों के मार्क्स आपको गिवन है। पहले बच्चे के मार्क्स से 25, दूसरे के मार्क्स से 25, तीसरे के भी 25 और ऐसे ही पांचों बच्चों के 25 मार्क्स है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि फाइंड द मीन ऑफ दिस डाटा, मल्टीपल चॉइस में आ गया, फाइंड द मीन ऑफ दिस गिवन डाटा, देन व्हाट विल यू डू? मल्टीपल चॉइस में आया, इसीलिए बोल रहा हूं मैं कि अगर आपको 2 नंबर में आ गया, 3 नंबर में आ गया, तो आपको फॉर्मूला लगाना ही है। यानी ये करना है आपको 25 प्लस 25 प्लस 25, 5 बार ऐड करना और फिर डिवाइड करना है 5 से, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर, सॉरी गड़बड़ हो गया। आपके पास जो है वो है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऊपर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये बच्चों मीन का फॉर्मूला है, ये आपका मीन का फॉर्मूला। मीन को x बार से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी आगे बताते रहूंगा मैं सब कुछ, चिंता मत कीजिए आप, इसीलिए अलग अलग क्लासेस रखी है मैंने। मीन को एक ही दिन पढ़ाऊंगा, मीडियन को एक दिन पढ़ाऊंगा, मोड को एक दिन पढ़ाऊंगा, PYQs भी कराऊंगा, ठीक है। मेरी तरफ से, मेरी एंड से कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। यहां आप देखिए, मैंने आपको अभी अभी बताया था कि 25 25 25 25 एंड 25, भाई साहब ये है 1 2 3 4 5 नंबर आपके पास है और पांचों नंबर का आपको बोला मीन निकालो। तो आप इन सबको ऐड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही करते हैं। लेकिन जब भी बच्चों आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आए तो आपको ऐसा नहीं करना। देखो आप देख रहे हो सब बराबर हैं। जब सबके सब बराबर होते हैं तो वही मीन होता है जो आपको दिख रहा है, यानी 25 ही मीन है, आंसर 25। चाहे तो आप ऐड करके देख लो और डिवाइड कर लो 5 से, वही आंसर आएगा। बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है बच्चों? ठीक है, ओके, इतनी बात आप लोग समझ गए। तो एक और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं चैप्टर शुरू होने से पहले। क्वेश्चन में लिखता हूं,
if mean of 10 observation is 20। ठीक, इफ स्टार्टिंग में मत करो, इफ को अब लिखता हूं मैं, ये समझ रहे हो बच्चों। अब लिखिए इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 1, find new mean। सवाल इतना से है कि मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 20, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 1 फाइंड द न्यू मीन। हिंदी में समझा देता हूं, आपके पास 10 ऑब्जर्वेशन है, 10 ऑब्जर्वेशन आपके पास है और उनका मीन 20 है। मीन 20 का क्या मतलब है कि अगर हम 10 ऑब्जर्वेशन को हम अलग अलग उनका सम करें और 10 से डिवाइड कर दें तो 20 आंसर आता है, यानी कि सबके पास 20-20 है, 20-20-20-20-20 सबके पास 20 है। मीन का मतलब है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने के बाद हर एक ऑब्जर्वेशन के पास 20 है। क्लियर है बात? ठीक, ये कह रहा है कि हर एक ऑब्जर्वेशन अगर एक एक बढ़ गया, ठीक, हर एक ऑब्जर्वेशन एक बढ़ गया तो नया मीन क्या होगा, ये आपके पास सवाल है। बात क्लियर है बच्चों? अब आप ये देखिए, आपने सोच लिया होगा, एक बार पॉज करके खुद से सोचने की कोशिश करना, बाकी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप मान लीजिए कि मीन 20 है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास 10 नंबर रहेंगे, हो सकता है कोई 15 रहा होगा, कोई 20 रहा होगा, कोई 12 रहा होगा, कोई 9 रहा होगा, फिर उसके बाद कोई 30 रहा होगा, ऐसे करके आपके पास 10 ऑब्जर्वेशन रहेंगे। ठीक, आपने उन सबको उठाया और सम कर दिया, तो ऊपर आ गया होगा सम, इन सब का सम, ये जो 10 रहे होंगे इनका सम कर दिया, और आपने उसको 10 से डिवाइड किया होगा तो आपको आंसर मिला होगा 20। ये 20 का क्या मतलब है? इस 20 का ये मतलब है कि आपने इन सबको बराबर कर दिया। जैसे मान लीजिए 30 है, इससे आपने 10 निकाला, इसको दे दिया, तो ये भी 30 बन गया और ये भी 30 बन गया। ऐसे ही कहीं से आपने उठा के इसको दिया होगा 9 को, 21 दिया होगा, ये भी 30 बन गया होगा। तो आपने 20 बन गए होंगे। ठीक है, यहां से 10 निकाला होगा आपको, ये तो 20 है ऑलरेडी, तो यहां से 10 निकाला होगा, इसको भी, ये 20 था, ये भी 20 बन गया, किसी और को दे दिया तो वो भी 20 बन गया। कहने का ये मतलब है मेरा, कंफ्यूज मत होना, कि जब भी आप सम को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करोगे तो आपका मीन निकलेगा। आपने सबको इक्वल कर दिया, इक्वल करने के बाद ये 20 आ गया, मतलब सबके सब इक्वल हो गए, कोई 15, कोई 20, कोई 9, कोई 12 नहीं रहा, सब 20 हो गए। तो कह रहा है कि अब इसके बाद जब सारे 20 हो गए तो उसके बाद क्या हुआ बच्चों कि एक एक आपने सबको बढ़ा दिया, एक एक नंबर आपने सबको बढ़ा दिया, आपने एक एक नंबर सबको बढ़ा दिया। अब अगर एक एक नंबर सब बढ़ चुके हैं तो नया मीन क्या होगा, ये सवाल आपके पास है, ये सवाल आपके पास है बच्चों कि नया मीन क्या होगा। तो आप खुद देखिए कि हर एक ऑब्जर्वेशन 20 है, 20 20 20 और डॉट 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 10 टाइम्स 20, ये 10 टाइम्स है। ठीक, हर एक नंबर एक बढ़ गया, यानी ये भी एक बढ़ गया, ये भी एक बढ़ गया, ये भी एक बढ़ गया और सबके सब एक बढ़ गए। तो आप मुझे खुद बताइए कि सबके सब 21 हो गए होंगे? आप बोलोगे कि सर हाँ, सबके सब 21 हो गए। अगर सबके सब 21 हो गए तो नया मीन क्या है? तो नया मीन 21 है। नया मीन क्या है? 21 है। आपने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, आपने कॉमन सेंस यूज किया है बस। ठीक है, कॉमन सेंस सिखाना बच्चों बहुत जरूरी है, आपको ये समझाना बहुत जरूरी है कि मीन क्या होता है। हालांकि मीन के ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन यहां से मुझे इंट्रोडक्शन सिखाना बहुत जरूरी है कि आप एक्चुअल में निकाल क्या रहे हो, आप निकाल क्या रहे हो। ठीक है, क्लियर बात? तो मीन का ये मतलब है कि अगर मीन आपका 20 है और हर एक ऑब्जर्वेशन को अगर आप 1 से बढ़ा दो तो मीन भी आपका 1 से बढ़ जाएगा। देखो 21 हो गया, 20 था 21 हो गया। अगर आप 5 बढ़ा देते तो मीन भी आपका 5 बढ़ जाता, 25 हो जाता। क्लियर है बात?
तो मुझे उम्मीद है कि मीन आप समझ चुके हो। मीन एक सेंट्रल टेंडेंसी है जो सारे के सारे डाटा की एक मिड वैल्यू को दिखाती है कि एवरेज क्या है। अगर आप सबको बराबर बराबर बांट दो तो एक को कितना मिलेगा, वही आपका मीन है। क्लियर? तो इसके बाद बच्चों यहां से शुरू करते हैं हम सवालों पे। मैं आता हूं कि मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, यहां पे होना था 10 स्टूडेंट्स, एक सेकेंड, ये है 10 स्टूडेंट्स। ध्यान से बात को समझिएगा, बहुत इजी है। मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो आउट ऑफ 50। 50 मार्क्स का कोई टेस्ट था, 10 बच्चों के मार्क्स, क्लास के 10 बच्चों के मार्क्स आपको दिए हुए हैं और पूछा हुआ है कि इनका मीन आप निकालिए। ठीक, बहुत ज्यादा इजी है। फॉर्मूला क्या है? मीन x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ध्यान से समझना बच्चों, ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप देख पा रहे हो कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जब आप करोगे, अब इनकी कैलकुलेशन बच्चों थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है स्टैटिस्टिक्स में, अगर कहीं पे कोई गलती हो जाए तो आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ठीक है, बाकी कोशिश मैं ये करूंगा कि ना हो गलती कहीं पे। तो अगर ये बाई चांस देखिए आप, मैंने लिखा है 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 50 प्लस 35 प्लस 45। और ये कितने बच्चे हैं? ये 10 बच्चे, तो 10 से आप डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा? देखो 20 और 10 30, 30 और 30 60 और 40 100, 120 और 40 हो गया 160, 160 तो 160 ये हो गया, 45 और 35 हो गया आपके पास 80। ठीक, और ये 50। लेट्स सी कितना होता है बच्चे, 8 से 14 और 5 और 19 कैरी 1 290, यानी सम हो रहा है आपके पास 290। आप भी चेक कर लेना, 290 अपॉन 10, 0 से 0 आउट हो गया और ये बच गया आपका 29। तो यानी इसका मीन आ गया 29। अब समझना, अगर आपसे कोई ये बोले इस क्लास का क्या स्कोर है, ये कैसी क्लास है, कितनी अच्छी है कितनी खराब क्लास है, आप किसी एक बच्चे से डिसाइड नहीं कर सकते कि ये इस क्लास के स्टूडेंट जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। एक बच्चे से नहीं जज किया जा सकता। तो आपने क्या किया है, इन सबको जोड़ करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 बच्चों से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास जो मीन निकल कर गया है ये आपका मीन मार्क्स है। ये आपका मीन मार्क्स है। मीन मार्क्स का मतलब, अगर कोई बोले कि 50 में से इस क्लास को आपको मार्क्स देने हैं कि 50 में से बताओ ये क्लास कितनी अच्छी है, तो 50 में से 29 मार्क्स उस क्लास को मिलेंगे, किसी एक बच्चे को नहीं, उस क्लास को, कि वो क्लास का परफॉर्मेंस कैसे रहता है। 50 में से 29 के लायक हुए, 29 आउट ऑफ 50। जबकि आप देख पा रहे हो कि 50 में से जो पहले बच्चे का मार्क्स था वो कितना था, 10 था, और एक बच्चे का 50 में से 50 भी आया है। एक बच्चे का 50 में से 50 भी आया और एक बच्चे का 50 में से 10 मार्क्स भी है। बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कितना अच्छा परफॉर्मर है जिसके 50 आए हैं, और देखो ये कितना पुअर है जिसके 10 आए। लेकिन जब हमने एवरेज किया तो किसी को भी अलग अलग नहीं रहने दिया। ये 10 वाला ये भी 29 बन गया, 20 वाला भी 29 बन गया, 30 वाला भी 29 बन गया, 40 वाला भी 29 बन गया, ऐसे करके सबके सब 29 बन गए। ये 29 कहां से बने, ये ज्यादा था तो इसमें से निकाल करके जो कम था उसको दे दिया। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे करके सारे डाटा को अगर आप बैलेंस कर दो, सबको बराबर कर दो, उस बराबर करने के बाद जो आपको मिलता है वही मीन होता है, वही एवरेज होता है। बच्चों क्लियर है बात? ठीक है। बाकी केवल आपने इतना नहीं समझना चाहते, क्वेश्चन सॉल्व करने तक आप सीमित हो, तो ये फॉर्मूला रट लो। मीन इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मीन ऑफ दिस गिवन डेटा। बहुत इजी है, फटक से करो। मीन मैं भी आप लोगों के साथ कर रहा हूं। 3 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हैं? 8 हैं।
8 है बच्चों, ठीक है। चलो 8 से डिवाइड कर दो, जितना भी होगा। 13 और 3 कितना होता है? 16, 16 और 11 हो गया 27, 27 और 15 हो गया 42, 42 प्लस 5 हो गया 47, 47 प्लस 4 हो गया 51, 51 प्लस 2 हो गया 53, और 53 प्लस 3 हो गया आपके पास 56। तो 56 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, यानी 7। 7 जो आ गया बच्चों, प्यारे बच्चों, आपका मीन आ गया इस डाटा का, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, हाँ, यहां से कहानी शुरू करता हूं बच्चों। यहां से मैं अपनी कहानी शुरू करता हूं आज की। यहां तक केवल और केवल इंट्रोडक्शन था। ये आपके अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा क्या होता है, ग्रुप डाटा क्या होता है, आगे सब कुछ सीखने जा रहे हैं हम, ठीक है। यहां पे से आपकी समझो क्लास शुरू कर रहा हूं अच्छे से। ये देखिए आप यहां पे थोड़ा सा सही कर लीजिए। 10 बार होगा, 2 बार 12 है, 3 बार 14 है, और 3 बार 15 है, ठीक। इसका अगर आपको मीन निकालने को कहें, इसका अगर आपको मीन निकालने के लिए कहें, तो आप किस तरीके से इसका मीन निकालोगे? वही फॉर्मूला जो अभी अभी मैं आपको बता चुका हूं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इतना है कि मीन एक्स बार याद रखना, मीन को डिनोट करता है, ठीक है, विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 14 और 3 बार 15, 15 प्लस 15 प्लस 15 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी आर दे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 है। सम करने की कोशिश करते हैं। 30 ही हो गए, 12 और 12 24, 30 और 24 हो गया आपके पास 54, ठीक, और 14 और 14 28 प्लस 45, तो ये हो गया आपके पास 8 4 12 और 5, 12 और 5 हो गया 17, कैरी 1, 5 और 1 6, 6 2 8, 8 4 12, 127। अगेन बच्चों, बार बार मैं कह रहा हूं आपसे कि स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस। अगर कहीं पर कोई मिस्टेक कैलकुलेशन में हो जाती है तो प्लीज नेवर माइंड दिस, आपको केवल कॉन्सेप्ट सीखना है, बाकी कोशिश ये है कि ना हो मिस्टेक, ठीक। आगे आप देखिए, 127 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आंसर होगा 12.7। इट मीन्स मीन ऑफ दिस गिवन डाटा इज 12.7, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई? तो आप कहेंगे कि सर हाँ, इतनी बात क्लियर हो चुकी है और हम इसको समझ चुके हैं बढ़िया ढंग से, ठीक। अरे अरे वाइट स्लाइड, चलो कोई बात नहीं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास डेटा गिवन है 10 10 10 12 12 12 14 14 15 15 15। बच्चों आप ऐसे करके सम करोगे, उसके बाद डिवाइड करोगे, ठीक है, ये सही है। लेकिन फिर लोगों ने देखा यार कि ऐसा करने से स्टैटिस्टिक्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्टैटिस्टिक्स में इतने कम आंकड़े नहीं होते, बहुत ही ज्यादा, एक समझो कि बहुत हाई लेवल पे डेटास गिवन होते हैं आपको, ठीक है। वहां से आपने डेटा कलेक्ट करने हैं, उनके बीच की सेंट्रल टेंडेंसी मेंटेन करनी है, कैसे होगा क्या होगा, तो इतनी सारी चीजें, इसको तो आदमी कोई भी जोड़ के डिवाइड कर देगा, ठीक है। लेकिन जब बहुत ज्यादा बड़े नंबर पे होते हैं तो आपको उसको ग्रुपिंग करनी पड़ती है। ग्रुपिंग कैसे होगी आगे समझा रहा हूं मैं, ठीक, कैसे ग्रुपिंग होगी। अब क्या है बच्चों कि इसी चीज को ध्यान से समझना, इसी चीज को किसी ने बोला यार कि डिवाइड को सम करने के बाद और उस फिर डिवाइड करेंगे तो लंबा चौड़ा प्रोसेस आपका हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो किसी ने ऐसा दिमाग लगाया, इसको ले लेते हैं, एक सेकेंड,
कलर वाइट। इसमें बच्चों ऐसा दिमाग लाया किसी ने इस तरीके की टेबल फॉर्म की, इस तरीके की टेबल फॉर्म की और यहां पर लिख दिया आपका ऑब्जर्वेशन, यहां पर आपका लिख दिया ऑब्जर्वेशंस। ओके ठीक है, यहां पर आपका ऑब्जर्वेशन लिख दिया और यहां पे आपका लिख दिया फ्रीक्वेंसी। यहां से चैप्टर शुरू हो रहा है बच्चों, यहां से बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को समझना है, एक एक बात को ध्यान में रख के। यहां से आपका चैप्टर शुरू हो रहा है। फ्रीक्वेंसी यहां पे लिख दी बच्चों। इसके बाद क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन, यानी किसी ने लिखा यहां पे 10, ठीक है, आपके पास 10 है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो जवाब आया कि 3 बार रिपीट हो रहा है, ठीक, ओके। उसके बाद फिर ऑब्जर्व किया कि भाई 12 कितनी बार है, तो 12 आपने देखा कि 2 बार था, ठीक। उसके बाद 14 कितनी बार है, तो ये भी 2 बार था। फिर उसके बाद देखा 15 कितनी बार है, तो 15 आपका 3 बार था, ठीक। ऑब्जर्वेशन को आप XI से डिनोट करते हो, आगे आप जहां भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे उनको आप XI बोलोगे, और फ्रीक्वेंसी को आप FI से डिनोट करते हो कि जितनी बार वो रिपीट हो रहा होगा नंबर, उसको आप फ्रीक्वेंसी बोलो, ठीक है, क्लियर है। फिर देखो आपने इन सबको अलग अलग जोड़ा था, लेकिन यहां पे इन्होंने इसकी ग्रुपिंग कर दी, तो ये अब ग्रुप्ड डाटा हो गया। अभी तक आपको ये दिया हुआ था जो अनग्रुप्ड था, ये आपका ग्रुप डाटा हो गया, यानी आपको ग्रुप में इसको कैटेगराइज कर दिया। 10 है तो 10 है कितने, 3 बार 10 लिखने से अच्छा है कि आप इसको 10 को एक ही बार लिखो और उसके आगे लिख दो कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो कोई अगर इसका सम करने को आपको बोले, अगर कोई इसको आपको सम करने को बोले, ठीक, तो आप खुद मुझे बताना कि XI इंटू FI कितना होगा। देखो 10 3 बार था, यानी 10 प्लस 10 प्लस 10 क्या होगा, यानी 30 हुआ होगा। तो 10 को 3 बार ऐड करने से बढ़िया है कि आपको FI को XI से इंटू कर दो। 10 3 बार था, 10 इंटू 3 कर दो, आंसर कितना आएगा, 30 आ जाएगा। ऐसे ही 12 2 बार था, यानी कि 24 बन रहा होगा ऐड करके। 14 2 बार था तो ये 28 बन रहा होगा। 15 3 बार था तो ये 45 बन रहा होगा। और जब आप इसका सम करोगे, जब आप इसका सम करोगे यहां पे, तो सम करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 127। आपने पहले कर लिया था, अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था। और जब आप फ्रीक्वेंसीज का सम करोगे तो ये निकल करके आएगा आपका, कितनी है ये, 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10, 10 है, यही है 1 2 3 4 5 6 7 8 10। अब यहां से आप देख रहे हो कितना आसान हो गया करना। इस वाली चीज को जो सम निकल करके आया, इसको आप लिखते हो समेशन ऑफ FI इंटू XI। इसका मतलब है ये टोटल सम है, ये आपका टोटल सम है। और ये जो 10 निकल करके आया है, इसको लिखते हो आप समेशन ऑफ FI। बात क्लियर। यहां से अगर आप मीन निकालोगे तो मीन आपका होगा समेशन ऑफ FI इंटू XI डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ FI। बोलो बच्चों क्लियर है। किया मैंने वही चीज, आप खुद देख लीजिए। ये कितना होगा 127 डिवाइडेड बाई 10, तो इसका मीन भी कितना आएगा 12.7 आएगा। मीन कितना आएगा 12.7 आएगा। किया वही चीज, लेकिन इस बार ग्रुप्ड वाली फॉर्म में कर लिया था, उस समय अनग्रुप्ड था। बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। क्या क्या मैंने आपको बताया कि जो भी डेटा आपके पास गिवन हो उनको आप लिख दीजिए। लिखने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी उसके सामने लिखो। जितने बार उनको ऐड करना उससे बढ़िया मल्टीप्लाई कर दो। 10 को 3 बार ऐड करना था, इससे बढ़िया कि आप सम निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दो। 10 इंटू 3 30, 12 इंटू 2 24 और 14 इंटू 2 28, 15 इंटू 3 45। तो ये इसका सम आ गया। किसका, 10 का सम ये आ गया, 12 का सम ये आ गया, 14 का सम ये आ गया, 15 का सम ये आ गया। प्यारे बच्चों, हमारे योगेश सर भी जा चुके हैं।
बाकी आप लोग देखिए, कोई बात नहीं सर, एंजॉय कीजिए आप, ठीक है। तो बच्चों आपका आंसर आ गया 12.7। आंसर कितना आ गया मेरे बच्चों? 12.7 आपका आंसर आ गया। ये आपका जो मेथड था ये ग्रुप्ड वाला मेथड था, ग्रुप डाटा को कैसे सॉल्व करते हैं वो वाला मेथड था। तो यहां से पहला फॉर्मूला निकला आपका समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ये बात क्लियर हो गई बच्चों? अब सुनना मेरी बात ध्यान से समझना। अब किसी ने और दिमाग लगाया, किसी को ये मेथड भी लंबा लगने लगा, तो उसने क्या करा कि उसने बोला कि नहीं यार इसको थोड़ा सा और मैं शॉर्ट करूंगा, तो क्या किया, इसके बाद क्या किया तो देखिए आप, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक टेबल बनाई। अबे यार अच्छा, वेट अ मिनट, ये दिक्कत है इसमें। एक टेबल इस तरीके से बनाई बच्चों, ठीक है। और आप पीछे देखना ये क्या है, 10 3 बार है, 12 2 बार है, 14 2 बार है, 15 3 बार है। इसको याद रख लो, मैं यहां से बना रहा हूं। तो फिर लोगों ने जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने क्या किया कि इसको अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया, अलग ही टेबल बना दी। कुछ टेबल क्या आती है देखिए आप ध्यान से, फिलहाल इतना ही रखिए। इन्होंने कहा कि भाई 10 से और 12 के बीच कुछ नंबर हमको दे दिए, ठीक है। 10 से और 12 के बीच कुछ हमको नंबर दे दिए। सपोज इसने आपको नंबर दे दिया 3। यहां पे ध्यान से एक बात को समझना है। 12 से और 14 के बीच, 12 से और 14 के बीच नंबर आ गए 2। 12 से और 14 के बीच नंबर आ गए 2। उसके बाद 14 से और 16 के बीच नंबर आ गए आपके 14 से और 16 के बीच नंबर आ गए मेरे प्यारे बच्चों आपके पास कितने? 1 2 3 4 5 5 आ गए। समझने की कोशिश करना है, क्योंकि समझा दूंगा मैं आज, कोशिश मेरी यही रहेगी। लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है बच्चों। चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, टफ तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन थोड़ा सा लेंथी लगता है बच्चों को और अजीब सा लगता है समझने में, ठीक है। बाकी कोशिश पूरी रहेगी कि समझ में आ जाए, ठीक। इस चीज को बोला उन्होंने, इस चीज को उन्होंने नाम दिया कि ये क्लास इंटरवल है। इस चीज को बोला गया कि ये क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल। इसको क्लास इंटरवल CI बोला। अगली बार मैं CI लिख लूं, आप लोग समझ जाना। अच्छा, इसको बोला गया फ्रीक्वेंसी, इसको बोला गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये तो FI है, फ्रीक्वेंसी है, CI है, ये FI है। FI मतलब फ्रीक्वेंसी, कितनी बार रिपीट हुआ है। अब बच्चों ध्यान से समझना, पिछले वाले डेटा में आपके पास ये गिवन था, ये रॉ डाटा गिवन था, मतलब अनग्रुप डाटा था। आपको पता था कि 10 कितने हैं, 12 कितने हैं, 14 कितने हैं, 15 कितने हैं, ठीक है। इस बार आपको नहीं गिवन, इस बार आपको ये गिवन नहीं है कि 10 कितने हैं, 12 कितने हैं। सिर्फ आपको ये पता है कि 10 से और 12 के बीच 3 नंबर है। अब 3 नंबर वो ऐसे भी हो सकते हैं कि 10, 11 और 10, ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि वो तीनों ही 10 हो, या ऐसे भी हो सकता है एक 10 हो, एक 11.5 हो और एक फिर वापस 10.5 हो। ऐसा भी हो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 10 और 12 के बीच सिर्फ 3 नंबर है। हाँ ध्यान रहे बच्चों, 12 नहीं हो सकता, 12 नहीं हो सकता। 12 जो काउंट होगा वो नेक्स्ट वाली में काउंट होगा।
10 से और 12 के बीच ये जो क्लास इंटरवल, इसका मतलब ये है अगर 10 होगा तो 10 तो इंक्लूड होगा, 11 भी इंक्लूड होगा, लेकिन अगर 12 कोई होगा तो इस वाले इंटरवल में आएगा। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए। क्लियर है? इसीलिए मैंने आपको 3 एग्जांपल जो दिए, इसमें 12 नहीं आया इसमें कहीं, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, 10 से 12 के बीच वो जो 3 नंबर है हो सकते हैं 10.1, 10.2, 10.3, 10.5, 11, 11.5, 3 नंबर है, 3 नंबर होंगे बस। 10 और 12 के बीच 3 ही नंबर होंगे, 12 नहीं होगा। ठीक, अब 3 नंबर वो कौन कौन से हमको पता नहीं है भाई, यानी कि हमको एक्सआई नहीं पता। इसमें देखो एक्सआई, एक्सआई यही तो है ऑब्जर्वेशन। 10, 3 था तो 10 to 3 30 कर दिया। 3 बार 10 आएगा तो कितने बनेंगे? वो तो 30 ही बनेंगे। बस जब हमारे पास एक्सआई होगा तभी तो हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं? तो फिर बुद्धिजीवियों ने क्या दिमाग लगाया? उन्होंने ये दिमाग लगाया कि भाई इनके बीच की कोई एक वैल्यू निकाल लो, इनके बीच की एक वैल्यू निकाल लो और उसको बोल लो कि ये एक्सआई है। बीच की वैल्यू का क्या मतलब? बीच की वैल्यू का मतलब यह है कि एवरेज निकाल लो 10 और 12 का। तो साइड में 10 और 12 का एवरेज निकाल लिया, 10 + 12, और एवरेज निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 नंबर है। तो ये हो गया भैया 22/12, 12 यानी कि 11। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आई बात इतनी? 10 + 12 = 22 और 22 डिवाइडेड बाई 2 11। यानी कि दिमाग में ये बैठा लो कि आपको जब भी एक्सआई निकालना हो तो क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट और क्लास इंटरवल की अपर लिमिट को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद बच्चों 2 से डिवाइड करना है, आपका एक्सआई निकल जाएगा। ठीक, ये तो फॉर्मूला है, लेकिन क्या मतलब है इसका, क्यों करना है ऐसा? मतलब ये है कि आपको नहीं पता 10 और 12 के बीच कितने नंबर हैं। 3 नंबर है ये पता है आपको, लेकिन कौन कौन है ये तो नहीं पता ना। तो आपने मान लिया कि कोई बीच की वैल्यू को मान लिया 11 है, वो बस 3 11 है। 10 से 12 के बीच 3 बार 11 है, यानी कि वो तीनों नंबर को 11 ही मान लिया हमने। 11 11 11 है भाई साहब। अब क्या करें फिर, जब नहीं पता तो हमने एवरेज मान लिया। ठीक है, ओके। तो हमने बोला ये एफ आई था, ये एक्स आई है। अब तीसरा कॉलम हम आराम से बना सकते हैं जहां पे एफ आई एक्स आई होगा। ठीक, तीसरा कॉलम मैंने बना दिया यहां पे एफ आई एक्स आई का। ये हो गया आपका एफ आई एक्स आई का, यानी एफ आई को एक्स आई से इंटू करना। तो सबसे पहले मैं आपके एक्स आई निकाल लेता हूं। एक्स आई कितने होंगे? तो आप बोलोगे इस वाले का तो 13 हो जाएगा। अब बार बार करने की जरूरत नहीं है कि 12 + 14 करो 39। खुद देख लो 12 और 14 के बीच में कौन है? 13 है। 14 और 16 के बीच में कौन है? यहाँ पे 15 होगा। वैसा करोगे तब भी आएगा आंसर, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है आपने बच्चों। ठीक है, टाइम ऐसे सेव होता है। एफ आई इंटू एक्स आई, यानी फ्रीक्वेंसी को एक्स आई से इंटू करो तो कितना हो जाएगा आपके पास? 11 × 3 33, 13 × 2 26, 15 5 जा 75। अब यहां पर आप एफ आई इंटू एक्स आई समेशन, ये समेशन है एफ आई इंटू एक्स आई। समेशन का मतलब होता है सम, एडिशन। जितने भी एफ आई एक्स आई दिख रहे हैं सबका ऐड करो, ये होता है इसका मतलब। तो ऐड कर लो, 4 3 9, 9 और 5 14, 4 कैरी 1, 3 + 1 4, 4 और 2 6, 6 + 7 13 आई थिंक 134। यहां पे जो एवरेज आएगा, यहां पे जो मीन आएगा, और जो आपने एक्यूरेट मीन निकाला था इससे पहले, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन राउंड ऑफ करोगे तो लगभग सेम आएगा, क्योंकि हमको एक्यूरेट पता नहीं था ना कि 10 और 12 के बीच वो कौन से 3 नंबर है, तो हमने तो 11 मान लिया था अपने मन से। देखो बच्चों, इस चैप्टर को इस तरीके से समझाना आसान नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर मैंने देखा है कि हम लोगों ने भी जब पढ़ा था, हम लोगों ने भी ऐसे पढ़ा था कि एक्स आई इन दोनों की एवरेज होता है, निकालो मल्टीप्लाई करो, ये सीखा था, नंबर आ गए थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने इसमें बहुत रिसर्च किया, इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले इसमें मैंने बहुत रिसर्च किया कि मैं किस तरीके से आप लोग को समझाऊं कि एक्चुअल में क्या है। और मैंने हमेशा आपको पता है कि मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूं तो कोशिश मेरी ये रहती है कि बच्चों को फील आ जाए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो तब लाइफ टाइम नहीं भूलते वो चीज, इसीलिए मैंने मीन आपको समझाने में शुरुआत में इतना टाइम लगाया। ठीक है बच्चों, बाकी समझिए, आप कोशिश करिए, कहीं पे कोई कमी रह जाती तो कमेंट करना। ठीक, वीडियोस तो अब आएंगे ही। इसके बाद ये नंबर कितने हैं, तो आपने कहा कि ये नंबर तो हमने पहले भी निकाले थे। समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 3 और 2 5 और 5 10, ये 10। अब फॉर्मूला वही, कौन सा फॉर्मूला जो आपने अभी देखा था, फॉर्मूला वही है, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई
फॉर्मूला वही समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, वही है ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वही है ये बच्चों। समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई का क्या मतलब है, यही तो मतलब है कि इन सारे ऑब्जर्वेशन का सम है ये 134, सबको जोड़ के 134 आया। और वहां पे आपने ध्यान दिया होगा 127 आ रहा था, यहां पे 127 आ रहा था। इसी डाटा को अगर इस फॉर्म में दिया जाए तो सम में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। देखो 127 और यहां पे देखो सम 134 आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि हमने एक्सआई नहीं गिवन थे हमको, इसमें एक्सआई नहीं गिवन थे। ये मत सोच रहे ना कि सर एक्सआई तो यहां गिवन थे, वो केवल इसी डाटा के लिए थे। मतलब इसी डाटा को अगर ये एक्सआई जो गिवन है इसको हिडन कर दिया गया, इसको छुपा दिया गया और आपको इस फॉर्म में दिया गया, केवल क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे दी, तब आप कैसे करोगे, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। बात समझ में आ रही है। वो आपको जो डाटा है वो ना दे करके सिर्फ ये दो कॉलम दिए, एक क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, 10 से 12 के बीच 3, 12 से 14 के बीच 2, 14 से 16 के बीच 5, इतना ही दिया हुआ है। और आपको ये खुद से बनाने, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो 134 यहां पे सम आ गया, डिवाइडेड बाय 10 हो गया, तो आपका आंसर आ गया 13.4। और प्यारे बच्चों वहां पे सम कितना आया था, वहां पे आपका एवरेज कितना आया था 12.7 था। आप बोलोगे गड़बड़ हो गया है, तो ये तो आंसर अलग आ रहा है बच्चों। जब आप बहुत बड़ा डेटा कैलकुलेट करोगे तो 13.4 और 12.7 में कोई खासा डिफरेंस नहीं माना जाएगा। अगर आप 13.4 को राउंड ऑफ करते हो नियरेस्ट 10 तो आपको 13 मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अगर आप 12.7 को राउंड ऑफ करोगे तो पॉइंट के बाद देखो 5 से बड़ा नंबर है तो ये बढ़ जाएगा, 12 का 13 हो जाएगा। 12.7 भी तो 13 ही है, तो यानी एक तरीके से दोनों 13 है। इनका मीन इज नियरेस्ट टू 13, इट इज इक्विवेलेंट टू 13 अगर आप राउंड ऑफ में चलो तो। और राउंड ऑफ करते ही यहाँ बहुत सारा जो बड़ा डेटा होगा तो हम ये मानते हैं कि 13 का एवरेज है आपका, उसका भी 13 का एवरेज है, इसका भी 13 का एवरेज। बात समझ में आ गई। ओके, अगर आप इतनी बात समझ गए हो बच्चों, क्या समझ गए हो कि यहां से आपका क्लास 10 शुरू हो गया। आपके पास जो मीन, मीडियन और मोड है वो ग्रुप्ड डाटा का है, ग्रुप्ड डाटा। और ग्रुप्ड डाटा भी कैसा वाला, ये क्लास इंटरवल वाला, जब आपको 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16 दिया गया हो वो वाला। बात क्लियर है। इसमें एक चीज ध्यान रखने की है, अगर 10 से 12 3 नंबर है तो 12 अगर 12 होगा मतलब 3 नंबर अगर ऐसे हैं 10, 11 और 12, तो आप यहां पे 3 नहीं लिख सकते, यहां पे 2 ही आएगा। फिर 10 से 12 के बीच 2 ही नंबर है, ये जो 12 है वो नीचे काउंट हो जाएगा यहां पे। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली है, ये बात मैंने आपको समझा दी। आगे अगर क्वेश्चन पे चलें, हाँ ये सवाल है, ये सवाल है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। तो निकालने की कोई बड़ी बात नहीं है, निकालता हूं मैं, देखो कैसे निकालते हैं। आप लोग भी करिए मेरे साथ, ठीक। फटाफट देखते हैं, यहीं पे कर देता हूं। ये हो गया क्लास इंटरवल के लिए, ये आपका मैं फ्रीक्वेंसी के लिए बना देता हूं। यहाँ पे एक्स आई आ जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे एफ आई एक्स आई आ जाएगा। इस वाले को अगर छोटा कर पाऊँ तो करूँगा, नहीं हो पाएगा तो चलो छोड़ो, नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, फालतू है, ठीक है। और तो आपका क्लासेस, फटाफट नाम लिख दो बच्चों, ठीक है। अब देखो फटाफट लिखो, आपका क्या है क्लासेस 0 से 20। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्लास लिख देता हूँ, क्लास। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को मैं इस बार एफ आई लिखूंगा, समझ जाना आप लोग। यहाँ पर एक्स आई बनाएंगे हम, यहाँ पे आपका एफ आई इंटू एक्स आई होगा, ठीक है। और ये वाला ऐसे ही बन गया समझो, ठीक है। बाकी आप देखना ध्यान से। 0 से 20, 0 से 20 के बीच कितने, 0 से 20, 0 से 20, 0 से 20 के बीच आपके 15 नंबर है, ठीक है। उसके बाद आपके भाई साहब 20 से 40 के बीच 18 है,
40 से 60 के बीच आपके 21 है, 60 से 80 के बीच 29 है, और 80 से 100 के बीच आपके 'ठीक है। ये है बच्चों, ये आपके पास डेटा की बना। अब आपने क्या करना है, एक्सआई अपने हिसाब से लेना है, एक्सआई अपने हिसाब से ले लेते हैं। देखो 0 से 20 के बीच, 0 और 20 का एवरेज निकालो, 0 और 20 का एवरेज प्लस करके 2 से डिवाइड करो तो कितना 10 आएगा, तो ये 10 हो गया। मिड वैल्यू 20 से 40 के बीच की मिड वैल्यू 30 होगी, इसकी 50 होगी, इसकी 70 होगी, और इसकी प्यारे बच्चे 90 होगी। ठीक है, एक्सआई मैंने निकाल लिया, यानी कि हर एक नंबर को मैंने जो 20 0 से 20 के बीच था, उस हर एक नंबर को मैंने मान लिया कि सारे 10-10 हैं, 15 बार 10 आ रहे हैं। 10 + 10 + 10 + 10 15 बार करोगे तो कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा सर 150 आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, 150 आएगा भाई, 150 आएगा। 18,354 यानी 540, ये भी हो गया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1050 ये हो गया। 7 9 जा 63 का 3 कैरी 6, 7 2 जा 14 एंड 6 20, 2030 ये भी हो गया। और 9 7 जा 63 का 3 कैरी 6, 9 और 6 15, यानी ये हो गया आपका इतना। ठीक है, अब यही कैलकुलेट कर देता हूं मैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये इसका समेशन कितना हो जाएगा, समेशन यहां कर देते हैं 150 प्लस 540, चलो ऐसे ऐड कर दूं 0 0 0 0, तो ये आ गया आपका 0 0 आ गया। ठीक है भाई, इसके बाद 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 3 17, और 17 + 3 कितना होता है आपका 20, 20 का 0 कैरी 2, 2 विल बी द कैरी, 2 + 1 3 3, और 5 8 8, और 5 13, 13 का अगेन कैरी, तो 13 का 3 कैरी 1 हो गया। ये हो गया आपके पास 1 + 1 2, 2 + 2 4, और 4 + 1 5, यानी 5300। भाई देख लो, ये आ रहा है मेरा सम, तो ये आ गया मेरा सिग्मा ऑफ FI इंटू XI। ठीक, उसके बाद इनका FI का सम करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 8 और 5 13, 13 + 1 14, 14 + 9 हो गया आपके पास 23, 23 + 7 हो गया 30, 30 का 0 कैरी 3, 3 + 1 4 + 1 5 + 2 7 + 2 9, और 1 10, यानी 100। तो समेशन ऑफ FI इज इक्वल टू 100। तो मीन अगर आप निकालोगे बच्चों, तो कितना आएगा, मीन होता है x बार इज इक्वल टू समेशन of FI into XI divided by summation of FI, which is equal to 5300 divided by 100, you will get 53. So 53 is the mean of this given frequency distribution. Clear है बच्चों? FI sigma of FI into XI divided by summation of sigma बोलो चाहे summation बोलो, divided by sigma of FI is equal to 53. समझ में आ गई बात? ठीक, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों आप लोग के। हाँ, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो। ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, ये वाला क्वेश्चन कहता है, अब यार ये तो ठीक है कोई बात नहीं, छोटा छोटा दिख रहा है बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख दूंगा। यहाँ पे 0 से 20, क्लास है 0 से 20, मैं बना देता हूं तो आपके समझ में आ जाएगा। ये लेकर के व्हाइट कलर, ठीक, थोड़ा बड़ा ही ले लेते हैं इस बार। ये आपकी क्लास आ गई,
ये आपकी फ्रीक्वेंसीज आ गई, ये आपका XI का कॉलम आ गया, ये आपका FI/XI का कॉलम आ गया। बाकी मैं यहाँ कैलकुलेशंस करूँगा। एक लाइन इधर भी ड्रॉ कर देते हैं, ये लो। चलो, ये हो गया क्लासेस CI, ये हो गया FI, ये हो गया FI इंटू XI, ये हो गया FI इंटू XI। क्लियर है बच्चों बात? ठीक है, ये हो गया FI इंटू XI और नहीं सॉरी FI इंटू XI क्यों हो गई? XI तो मैंने लिया ही नहीं अभी, XI ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। XI और ये हो गया FI इंटू XI। क्लियर है बच्चों बात? ठीक है, हाँ। CI जो आपके पास है, यहाँ पर अगर ना भी नजर आ रहा हो तो मैं लिख देता हूँ, CI इज 0 to 20। पहला जो क्लास है वो है 0 से 20, इसकी फ्रीक्वेंसी 7 है। दूसरा है 20 से 40, इसकी फ्रीक्वेंसी P है। और ये है 40 से 60, इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास 10 है। नेक्स्ट आपके पास 60 से 80, इसकी फ्रीक्वेंसी प्यारे बच्चों आपके पास 9 है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट 80 आपके पास है, 80 to 100। द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास इज 13। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आ गई? क्या है, सिर्फ इतना डेटा आपके पास गिवन होता है, बाकी की टेबल्स आपको खुद से बनानी पड़ती है। ठीक, तो बना लेंगे, कोई बात नहीं है। 0 से 20 के बीच XI 10 आएगा, अभी निकाल के दिखाया था। ये 30 आएगा, ये आपका 50 आएगा, ये आपका 70 आएगा और ये आपका 90 आएगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है बच्चों? क्या बोला मैंने? 0 से 20 के बीच 10 आपका मिड वैल्यू होगी। मिड वैल्यू का मतलब जानते हो इन दोनों का एवरेज, इनके बीच में आने वाली वैल्यू। ठीक, एवरेज हमेशा आप जोड़ करके डिवाइड मत कीजिए। ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है कि 0 से 20 के बीच 10 है, 20 से 40 के बीच की मिड वैल्यू 30 है। XI का मतलब होता है मिड वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। तो FI इंटू XI करते हैं फटाफट। 10 इंटू 7 70, 30 इंटू P 30P। अच्छा बच्चों बात सुनो, इसमें एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, इसमें एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। तो यहां पर क्या होना चाहिए? P की जगह पे क्या आना चाहिए? दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूं। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 54, मतलब उसने बोल दिया है कि भाई 54 मीन है। मीन आपको नहीं निकालना इस बार, मीन आपको गिवन है। अभी क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ P, तो आपको P बताओ कि जो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है वो कितनी होगी, ये आपका सवाल है। ठीक है, तो सवाल समझ में आ गया। ये हो गया आपका 15 to 10 500, 9 7 63 630 और 39 जो कितना होता है 117। ठीक है, 1170। ठीक, क्लियर है बात बच्चों? ठीक, तो ये हो गया आपका FI इंटू XI। बस अब कुछ नहीं बचा, अब कैलकुलेशन बचा है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। यहाँ पे ही कर देता हूँ, चलो यहाँ पे कर देता हूँ। आपका X बार कैसे निकलेगा, बार बार फॉर्मूला लिखना है आपको, ताकि आपको फॉर्मूला रट जाए। हर बार जितनी बार आप सॉल्व करोगे उतनी बार लिखना है FI सिग्मा ऑफ FI। ठीक है, अच्छा जब आप समेशन करोगे इसका ध्यान से समझना, तो ये कितना होगा, साइड में कर देते हैं। 1170 में 630, देखो ऐड करो ध्यान से, 0 0 0 0, तो ये हो गया 0, ये आ गया 0। ठीक, उसके बाद 7 और 3 10, 10 और 7 17, 17 का 7, कैरी 1 कैरी हो गया। 1 कैरी हो गया तो कहां जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा। 1 + 1 2, 2 + 6 8, 8 + 5 13, तो 13 का 3 और कैरी 1, 1 कहां जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा 2। तो भाई मैंने अपनी तरफ से सही ऐड किया नहीं किया, बाद में पता चल ही जाएगा, आंसर पे डिपेंड। आंसर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन चलो फिर भी। और देखो सुनो, मैंने इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको नहीं किया 30P को, क्योंकि ये अनलाइक है, इसके पास P है, ये ऐड नहीं हो पाएगा। तो आप इसको यहां पे लिख लीजिए प्लस 30P अलग से ऐड होगा ऐसे। ठीक है, अच्छा ये तो समेशन हो गया। और डिवाइडेड बाय कितने नंबर है ये, इनका फ्रीक्वेंसीज का सम करते हैं फटाफट। 13 और 7 20, 20 और 10 30, 39 और प्लस 9 39, 39 प्लस P, ये हो गया आपका 39 प्लस P। क्लियर है? इसको 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 और इसको ऐड करके 39 है और P उसमें अलग से ऐड होगा, ये से 39 प्लस P। अब बच्चों
एक्स बार मतलब होता है मीन, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 54 इज इक्वल टू 2370 प्लस 30p डिवाइडेड बाय 39 प्लस p। ये वाली पूरी चीज इधर मल्टीप्लिकेशन में चली जाएगी तो 54 से इंटू हो जाएगा, तो 54 इंटू 39, ठीक है, क्लियर है, प्लस p ये हो गया इज इक्वल टू, यहां क्या बचेगा 2370 प्लस 30p। क्लियर है बच्चों बात? ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 54 इंटू 39 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 4 जो 36 का 6 कैरी 3, 9 5 जो 45 को 3 48, 3 4 जो 12 को 2 कैरी 1, 5 3 15 1 16, 6 8 तो 10 कैरी 1, 4 4 10 2106 प्लस 54 इंटू पी हो जाएगा 54p इज इक्वल टू 2370 प्लस 30p। बच्चों क्लियर है बात? यहां तक क्लियर है? थोड़ा सा सॉल्व आगे और करते हैं। थोड़ा सा मैं आगे और सॉल्व कर देता हूं। देखो 2370, 2106 को उधर ले जाओ, 30 को इधर ले जाओ, तो 370 में से माइनस हो जाएगा 2106, वो आपको दे देगा 4, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 6 और आपका 3 में से गया 2, यानी 264। ये तो उस साइड माइनस जाके 264 हो जाएगा, और 54p में से 30p इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये मेरे ख्याल से 24 आ जाएगा, 24p, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है 24p आ गया भाई। तो p की जो वैल्यू है, p की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 264 डिवाइडेड बाय 24, काटो, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 24 8 3 जा 24, यानी p इज इक्वल टू 3 से 1 कट गया 11, यानी p आपका जो आ गया वो आ गया 11। p बच्चों आपका 11 आ गया है, और यहां पे जो p मिसिंग था, चलो छोड़ो इसको नहीं छेड़ता हूं मैं यार कहीं कुछ, ठीक है, जो आपको p मिसिंग था यहाँ पे, कहां पे, यहाँ पे लगा लो, ये वाला जो p मिसिंग था इसकी वैल्यू 11 है। अगर मीन इसका 54 है, तो उस केस में यहाँ पे p की वैल्यू 11 होनी चाहिए थी। ठीक है, बात क्लियर है? ओके, बात क्लियर है बच्चों? अगर बात अगर क्लियर हो चुकी है तो एक ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ मेथड्स और बता देता हूं। बच्चों, ठीक है। अब यार एक बात आप लोग समझना, कहां गया हो, मैंने कहां पे कराया था, हाँ ये 134, ठीक है, ये आ गया था आपका। समझना, याद रखना कि इसका मीन आया था कितना, 13.4, इसका मीन 13.4 था, ये आप लोग याद रखना। कहाँ है इरेजर, ये रहा, 13.4 इसका मीन आया था। अब ये ग्रुप डाटा को इस तरीके से करना भी कुछ लोगों को टफ लगा। अभी तक क्या बताया था मैंने आप लोगों को, अभी तक मैंने आपको ये बताया था कि जब कभी भी एक सेकेंड, अभी तक मैंने ये बताया था बच्चों आपको कि जब कभी भी अनग्रुप डाटा देते हैं तो आप सीधे ऐड करते हो सबको और उसके बाद डिवाइड कर देते हो, मीन निकल जाता है। लेकिन अब मैं आपको ये बता रहा था कि उसके बाद अगर इस तरीके के क्लास इंटरवल्स में अगर चीजें दी गई हैं इस तरीके से और फ्रीक्वेंसी दी है, तो आपको एक्सआई बनाना है, फिर एफआई एक्सआई बनाना है, और फिर आपको क्या बना देना है, फिर आपको बना देना है भाई कि यही एफआई इंटू एक्सआई डिवाइडेड बाय एक्सआई। ठीक, कुछ लोगों को ये टफ लगा, उन्होंने एक और नया तरीका ढूंढ लिया। अब समझना मेरी बात, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझना बच्चों। ये डाटा था ना आपके पास, ये गिवन था ना, ये गिवन था।
अब मैंने आपको स्टार्टिंग में सबसे शुरुआत में बताया था कि मीन का मतलब होता है कि आप गिवन डाटा को बराबर बराबर बांट दो। समझो, पहला जो बच्चा है उसके पास 10 ड्रेस है, 10 ड्रेस है। 10 ड्रेस का क्या मतलब है? 10 ड्रेस का मतलब है कि उसके पास 10 टाइप की आउटफिट्स है, ठीक है, पहले बच्चे के पास। दूसरे बच्चे के पास भी 10, तीसरे के पास भी 10, चौथा जो बच्चा है उसके पास 12 है, फिर इसके पास 12 है, फिर 2 बच्चे ऐसे जिनके पास 14 ड्रेसेस और 3 बच्चे ऐसे जिनके पास 15 ड्रेसेस है। अब हम चाहते हैं कि भाई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हम चाहते हैं कि सभी के पास बराबर बराबर ड्रेस रहे, हम चाहते हैं सबके पास बराबर रहे। तो मीन का मतलब ही है भाई कि सबको बराबर कर देना, मीन का मतलब ही है कि सबको बराबर कर देना। अगर आप इन सबको बराबर कर दो तो मीन निकल जाएगा, जितना एक के पास होगा उसी को मीन बोलेंगे। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक और मेथड निकाला इसके अलावा जो किसके अलावा, जो मैं अभी कराया था ये वाला, इसके अलावा एक और मेथड इन्होंने इजाद किया। वो मेथड ये था कि उन्होंने कहा यार भाई कि सबसे कम कितना है, इसमें देखो आप सबसे कम कितना है, कोई भी एक बीच की वैल्यू। उन्होंने कहा यार कि किसी के पास 10 है, किसी के पास 12 है, किसी के पास 14 ड्रेसेस है, 15, सबकी ड्रेसेस अपने पास कलेक्ट कर ली और बोला कि हर बच्चे को देखो 12 ड्रेस तो सबको दे देते हैं। 12 ड्रेस सबको थमा दी इन्होंने, ठीक। इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई 12 ड्रेस सबको दे दी, ठीक है। इन्होंने कहा कि 12 ड्रेस सबको दे दी, या फिर 12 ना मानते हुए आप ये मान लो कि इनमें से ही बोला उन्होंने, इनमें से उन्होंने कहा कि 13 ड्रेस दे देते हैं, हर बच्चे को 13 ड्रेस दे दो, हर बच्चे को दे दो, मतलब हर बच्चे को 13 ड्रेस दे दो। कितना था आपके पास? 10 10 12 12, तो उन्होंने बोला कि भाई 13 ड्रेस दे दो। आप कितना भी मान सकते हो बच्चों, ठीक है, आप कितना भी मान सकते हो। एग्जाम्पल मैं 12 लेकर के दिखाऊं या 13 लेकर के दिखाऊं, उसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, जो आपके समझ में बेहतर आए। चलो मैं 13 ही ले लेता हूं, देख लेंगे फिर जो भी होगा। इनमें से मैंने बोला कि 13 ड्रेसेस सबको दे दो, मतलब पहले वाले को भी 13 मिल गई, दूसरे वाले को भी 13 मिल गई, तीसरे वाले को भी 13, सबको 13 हो गई। ये 13 कैसे मिलेंगी भाई? इसके बाद 15 था तो इससे 2 छीन ली हमने, ठीक है। इसके बाद 14 थी, इससे 1 छीन ली तो 10 वाले को दे दी, ये 13 हो गई। अब सब बराबर कर रहे हो, बराबर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसने बोला कि उसको ए मान लेते हैं, एज्यूम्ड मीन कहते हैं, अभी आगे बताऊंगा। उसको ए मान लेते हैं, ठीक है। अब वो ए तो सबको मिल गया, वो ए तो मिल गया सबको, वो ए सबको मिल गया है बच्चों। तो आप उसके बाद जो ड्रेसेस बचेंगी, जैसे मान के चलो 13 ड्रेसेस सबको मिल गई, ठीक, क्लियर है बात, 13 ड्रेसेस सबको मिल गई। उसके बाद जो ड्रेसेस बची फिर से उनको बांट देंगे। कितने लोग थे? आप बोलोगे 10 लोग थे, 10 लोगों में वो ड्रेसेस फिर से बढ़ जाएंगी, ठीक। ड्रेस का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कुछ और भी हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, तो ए बोल दिया कि भाई ए तो हमने सबको देना ही देना है, ठीक है। अब ए जब सबको देना है तो 13 सबको दे दिया। अब चेक किया, एक कॉलम बना के यहां पे चेक किया, समझना बच्चों ध्यान से समझिएगा कि हमने देखा यार कि जो 11 है, 11 वाले, उसके हिसाब से ये 13 कितना कम है। तो आप बोलोगे कि आप इस 11 में से जो आपने ए माना है उसको घटा दो, यानी 11 में से 13, तो इसके पास कितनी ड्रेस की कमी? तो आप बोलोगे सर 2 की कमी है, तो इसलिए ये -2 आ, मतलब 11 - 13 कर दिया मैंने, ठीक है। अब इस वाले के पास जो 12 से 14 वाले ग्रुप थे, उसके पास कितने ड्रेस की कमी है? तो आप बोले कमी है ही नहीं, 13 ड्रेस सबको देनी थी, इसके पास 13, सबको 13 मिल गए। तो आप बोलोगे ठीक है, 13 में से 13 घटाओ, मतलब एक्सआई में से एज्यूम्ड मीन को घटाना। समझो, एज्यूम्ड मीन मैंने 13 माना हुआ है। बच्चे समझना थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप इस वीडियो को दोबारा से अगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ये तो गारंटी है मेरी, ठीक। समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, बाद में आपको रटा भी दूंगा कि ऐसा करते हैं। अभी समझो, बस ध्यान समझना। मैंने मान लिया कि ये 13 सबको देनी है, ये 13 ड्रेस सबको देनी है, ठीक है। तो आप बोलोगे 10 और 12 के बीच जो ग्रुप वाले बच्चे थे, 10 से 12 के बीच जो बच्चे थे, उनके पास तो 11 ड्रेस थी, तो कितने की कमी थी? तो मैं बोलूंगा कमी हो गई 2 की, तो इसलिए माइनस का लग गया। तो यानी एक्सआई माइनस ए करना है। एक्सआई मतलब ये यहां पे लिखा है, ए मतलब जो मैंने एज्यूम्ड मीन माना है कि जितना तो सबको देना ही देना है, ठीक है, वो
एज्यूम्ड मीन। तो 11 में से 13 गया था यहाँ पे -2। फिर मैंने कहा 12 से 14 ग्रुप वालों के बीच कितने की कमी है, तो आप बोलोगे 13 मिलनी चाहिए थी, सबको 13 मिल गए, तो 13 - 13 0, कुछ भी कमी नहीं है। ठीक है, फटक से देखो आगे, देखो 15, ये 15 थे, ये देखो 14 से 16 के बीच 15 डैश वाले थे, तो ये इनके पास तो ज्यादा है। अगर आप 15 में से इस 13 को घटाओगे तो आपके पास 2 ज्यादा है इनके पास। ठीक है भाई, 2 ज्यादा है। ओके, यानी कि यहाँ पे 13 तो सबको दे ही दिया, 13 तो सबको मिल ही गया, मतलब 13 तो एवरेज आना ही आना है। ठीक है, बाद में ये डिसाइड करेगा कि कितनी कमी और कितनी ज्यादा है। अच्छा बताओ, -2 की कमी थी, -2 की कमी थी कितने बच्चों पे, आप बोलोगे सर 3 बच्चों, यानी कमी कितनी हो गई, तो आप बोलोगे सर FI इंटू दिस, ये चीज, और ये चीज को अपने हम DI बोलते हैं, तो FI इंटू DI हो गया। तो आप बताओगे मुझे कि सर कमी कितनी हुई, तो आप बोलोगे सर -6 की कमी हो गई। ओके, फिर यहां पर 2 बच्चे थे और 0 की कमी है, तो कमी यहां होगी नहीं, 0 हो गया। 5 इंटू 2 कितना हो गया, यहां पे 10 ज्यादा है, यहां पे बच्चों आपके पास 10 ज्यादा है। ओके भाई, 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा कैसे हुए, 13 ड्रेस देनी थी और इनके पास 15 है, 13 ड्रेस देनी थी और 15 है, यानी 2 ज्यादा ड्रेस है। कितने बच्चों के पास, 5 बच्चे ऐसे जिनके पास 2 ड्रेस ज्यादा है, यानी कि कितनी ड्रेस ज्यादा हो गई टोटल, तो आप बोलोगे 10 ज्यादा हो गई। तो अगर कमी और जरूरत से ज्यादा को हम एल्जेब्रिक सम करें, तो 10 में से 6 को घटा दो, तो आप बोलोगे कि सर अभी भी 4 ड्रेस एक्स्ट्रा बच रही हैं, अभी भी 4 ड्रेस एक्स्ट्रा बच रही है, तो मैं बोलूंगा कि बांट दो। आप बोलोगे किस में बांटे, तो मैं बोलूंगा इन 10 लोगों में बांट दो भाई, ये जो 10 लोग हैं, तो 10 लोगों में जब आप इन 4 ड्रेस को बांटोगे तो 10 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं, आप खुद बताओ मुझे। देखो, समझने की कोशिश करना, इतना आसान नहीं है लेकिन टफ भी नहीं है, आसान नहीं है लेकिन इतना कठिन भी नहीं है कि आप समझ ना पाओ। ठीक है, आप मेरे सामने होते तो मैं आपको बार बार पूछ के समझा देता, लेकिन अभी आप सामने नहीं, तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि फिर भी मैं इतना तो बता दूं, ऐसा तो बता दूं कि आप समझ ही जाओ, है ना। तो ए मैंने 13 बना, 13 सबको मिल गई, यानी एवरेज 13 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में कुछ एक्स्ट्रा या कुछ कमी होती तो वो भी 10 लोगों में बढ़ जाती। तो आप बोलोगे 4 को अगर 10 लोगों में बांटोगे तो एक को कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे 0.4 मिलेगा भाई। तो टोटल कितना हो गया, तो आप बोलोगे 13.4 सबको मिल जाएगा, तो ये बराबर हो जाएंगे, यानी एवरेज कितना आ गया, तो 13.4 आ गया। तो बात समझ में आ गई बच्चों आपको। देखो 13.4 पहले भी तो आएगा, अभी भी आया, तो क्या करना है आपने, इनमें से ही किसी को मान लेना है कि भाई ये मीन है, दैट इज कॉल्ड एज्यूम्ड मीन, दैट इज कॉल्ड ए। इनमें से ही मान लेना है ए है, ये इतना हमको देना, इतना एवरेज है मान लेना। फिर क्या करना है आपको, हर एक ऑब्जर्वेशन में से, इसको भूल जाओ, इस वाले डाटा को भूल जाओ 2 मिनट के लिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। FI इंटू XI नहीं करोगे आप इस वाले में, FI इंटू XI वाला पहला मेथड था, इससे पहले वाला मेथड था। अब आपका क्या आ गया, ये XI आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है बच्चों, कि आपने इसमें से कोई एज्यूम्ड मीन मान लेना, एज्यूम्ड मीन मान लेना, उसमें आपको हर एक ये XI में से इस एज्यूम्ड मीन को माइनस करना है, यानी 11 में से एज्यूम्ड मीन यानी 13 को माइनस किया, एज्यूम्ड मीन 13 है, यहाँ पे 13 लिख लो, तो XI इंटू -13, तो 11 - 13 -2, 13 - 13 0, 15 - 13 2। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, हर एक फ्रीक्वेंसी को इससे मल्टीप्लाई करना है, DI से मल्टीप्लाई करना है। तो FI इंटू DI निकल के आएगा, यानी 3 इंटू -2 -6, 2 इंटू 0 0, 5 इंटू 2 10। यहां पर जो आपका आएगा वो आएगा समेशन ऑफ, यहां पर जो आएगा बच्चों वो आएगा आपका समेशन ऑफ FI इंटू DI और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि फ्रीक्वेंसीज का सम। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। तो ऐसा करने से भी आपका वही आंसर आएगा जो पहले आ रहा था। अगर आपको वो एक्सप्लेनेशन जो मैं बोलना चाह रहा हूं वो समझ में नहीं आया, तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए कि पहला जो तरीका था वो था, पहला जो फॉर्मूला था FI इंटू XI डिवाइडेड बाई FI। दूसरा जो मेथड है बच्चों, दूसरा जो मेथड है वो है ये वाला। कौन सा वाला, देखो दूसरा जो मेथड है x बार निकालने का, ध्यान से समझना, वो मेथड है x बार इज इक्वल टू FI इंटू XI डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ FI। ये मेथड है दूसरा वाला।
दूसरा वाला आपके पास मेथड ये है, ठीक। और अभी तक मैंने क्या मेथड बताया आपको, समझो पहला मेथड यही है आपके पास, पहला मेथड ये। दूसरा मेथड मैंने बताया समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ये दो मेथड मैं आपको बता चुका हूं अभी तक टिल नाउ, और तीसरा वाला मेथड मैं यहीं पे आपको कराता हूं। अभी तीसरा वाला मेथड मैं इसी पे लिखाऊंगा अभी आपको कि क्या है ये, ठीक है। यहां पे नहीं होगा तो कहीं और पे लिखवा दूंगा, लास्ट में लिखवा दूंगा। अब बच्चों क्या है, अब इस वाले में ध्यान से समझना, इस वाले में किसी किसी को ये वाला तरीका भी थोड़ा सा ये वाला तरीका भी किसी को और ज्यादा टफ लगा। टफ मतलब डाटा अभी भी ज्यादा नजर आ रहा था, तो एक तीसरा मेथड आया। इस वाले को मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं ताकि आप लोग को ज्यादा झमेले में ना फंसो आप लोग, ठीक है। एफ आई इंटू यू आई, ठीक है। ये वाला तरीका होता है। इसको यार मैं थोड़ा सा रब कर दूंगा, ये अगर आप लोग समझ गए हो कर देता हूं, चलो ये मैं कर देता हूं। अच्छा समझना ध्यान से, ठीक है। ओके, क्या तरीका बताया था मैंने अभी तक आपको? मैंने आपको बताया था कि देखो पहला मेथड था आपका, सीधे फ्रीक्वेंसी को इससे मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 11 करो, यहां पे लिखो, 2 इंटू 13 करो, यहां पे लिखो, 5 इंटू 15 करो, यहां पे लिखो। ये तो बताया था मैंने आपको, यही बताया था ना, ठीक है। ओके, अब ये बता दिया था बच्चों मैंने आपको। दूसरा तरीका ये बताया था मैंने कि आपको कोई एज्यूम्ड मीन मान लो, एज्यूम्ड मीन मान लो, और उसमें से आप सबको माइनस करो, तो ये हो जाएगा डी आई निकल जाएगा। तो डी आई कैसे निकल रहा था आपका, डी आई कैसे निकल रहा था, एज्यूम्ड मीन में से, एज्यूम्ड मीन मतलब ए, एज्यूम्ड मीन मतलब ए, सॉरी यार हर चीज गलत हो जाती है कभी कभार। तो ये हो जाएगा हर एक ऑब्जर्वेशन में से आप एज्यूम्ड मीन को माइनस करोगे तो आपके पास डी आई निकल जाएगा। तो मैंने एज्यूम्ड मीन 13 माना था, तो 11 माइनस 13 -2 आ गया था, फिर 13 माइनस 13 0 आ गया था, 15 माइनस 13 2 आ गया था। क्लियर है बच्चों बात, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, एक और कॉलम बना दिया, इसको बोला यू आई, और छोटा और कर देंगे थोड़ा सा। यू आई कैसे आएगा, यू आई आएगा आपके पास जो डी आई आया है, यू आई कैसे आएगा आपके पास, जो डी आई आया है उसको आपको क्लास साइज से डिवाइड करना है। क्लास साइज, क्लास साइज समझते हो, कितने का गैप है उसको क्लास साइज बोलते हैं, एच बोलते हैं उसको। 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, ये 2 के गैप ही रहेंगे हमेशा। यहां 2 का है तो 2 का ही रहेगा हमेशा हर जगह, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में अलग हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 का ही गैप रहेगा। तो इसको इससे डिवाइड कर दिया और छोटा हो गया भाई, ठीक है। आंसर इससे भी वैसे ही आएगा, लेकिन छोटा करने का तरीका है इस वाले, तो इस वाले डाटा को तो आप तीनों में से किसी भी मेथड से कर लो, आपका आंसर बराबर ही इजी होगा। लेकिन कोई बड़े डाटा होगा, अभी आएगा कोई क्वेश्चन ऐसा, कोई बड़ा वाला होगा, तो उसको आपको इस थर्ड वाले शॉर्टकट मेथड से करने पे ज्यादा इजी वो लगेगा। और कभी कभार एग्जाम में डायरेक्ट लिखा हुआ आता है कि सॉल्व दिस बाय शॉर्टकट मेथड, फाइंड द मीन ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय शॉर्टकट मेथड, तो आपको ये वाला लगाना है। तो डी को एच से डिवाइड करो, डी कितना है -2 को आप 2 से डिवाइड करो, क्योंकि एच जो क्लास साइज है वो 2 है, तो 2 से -2 को डिवाइड करोगे तो -1। क्लियर है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0, और ये हो गया आपका 1। फिर नेक्स्ट कॉलम एफ आई इंटू यू आई, तो एफ आई इंटू यू आई करने पे कितना आएगा आपके पास, 3 - 1 यानी कि -3, 2 0 0, और 5 इंटू 1 5 आ जाएगा भाई, ठीक। तब इस वाले के लिए इन्होंने क्या फॉर्मूला निकाला, देखो आएगा इससे भी, आना उससे भी उतने ही है, लेकिन इस वाले से थोड़ा आसान हो जाता है जब आपके पास डेटा ज्यादा दिया हो। तो इस वाले इसके लिए क्या फॉर्मूला है, x बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच, ये फॉर्मूला है। तो x बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन इज कितना, एज्यूम्ड मीन कितना माना था, 13 माना था, ओके जी, तो 13 हो गया, प्लस एफ आई इंटू यू आई का सम, 5 में से 3 ये 2, तो यहां पे लिख दो 2, डिवाइडेड बाई
10 इंटू एच। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? अच्छा, इंटू एच इस तरीके से होगा, ठीक है। तो इससे भी आंसर वही आएगा बच्चों, 13 पॉइंट ये 0.2 होगा, आप कैलकुलेशन करके देख लेना, ठीक है। और इंटू एच यहाँ पे आप करोगे 2 कर दोगे, तो एच का मतलब 2 है ना, हाँ ठीक है, एच का मतलब 2। एक सेकेंड मैं कर रहा हूं, समझना बच्चों। ओहो, यहाँ पे कितना आ गया था आपका, यहाँ पे 2 आ गया था, ठीक है ना, यहाँ पे 2 आ गया था। तो एज्यूम्ड मीन आपके पास 13 था प्लस एफ आई इंटू यू आई का सम 2 आ गया था। ये आपका 10 से डिवाइड करना था, ये आपका अगेन 2 था, यानी एक्स बार इज इक्वल टू 13, कि कितना हो जाएगा 2 2 जब 4, 4 अपॉन 10 यानी 13 प्लस 0.4, तो आंसर विल बी 13.4। समझने की कोशिश करना बच्चों, टफ ज्यादा नहीं है। आपको देखो मैंने तीनों मेथड बता दिए, तीनों मेथड क्या क्या आपको बता दिया मैंने, तीनों मेथड क्या क्या बता दिया मैंने आपको। कहाँ कहाँ था वो, 2 तो मैंने लिखवा दिए थे ना, ये लिखवा दिए थे। तीसरा मेथड भी लिख लो, तीसरा मेथड भी लिख लो। ये क्या था आपके पास, हाँ इसमें एज्यूम्ड मीन भी था साथ में, एज्यूम्ड मीन प्लस एफ आई इंटू डी आई, तो ये भी होगा एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई और इंटू एच। ये मेथड है बच्चों, ठीक है। पहला मेथड आपको सीधे एफ आई इंटू एक्स आई करना है, डिवाइड बाई एफ आई करना है। दूसरा मेथड एज्यूम्ड मीन आपको प्लस करना है एफ आई इंटू डी आई और अपॉन एफ आई, ठीक। तीसरा मेथड एज्यूम्ड मीन प्लस करना है एफ आई इंटू यू आई और अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। ये आपके 3 मेथड है मीन निकालने के। क्लियर है बच्चों बात, ठीक है, भूलना नहीं है। इस वाले क्वेश्चन को करवा देता हूं मैं आपको बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को मैं करवा देता हूं आपको। देखो मैं इसको तीसरे मेथड से कराता हूं आपको, ताकि आपको तीसरा वाला मेथड क्लियर हो जाए, ठीक। इसमें क्या है कि आपको मीन दिया हुआ है 50, आपको मीन दिया हुआ है 50, और यहां पे आपके फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी गायब है और दूसरी फ्रीक्वेंसी भी गायब है, दो फ्रीक्वेंसीज गायब हैं इस बार आपके पास, ठीक है। तो निकल पाता है कि नहीं निकल पाता है, देखते हैं। मैं भी आप लोग के साथ ही कर रहा हूं, मैंने सॉल्व नहीं किया क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, समझ पाए आप लोग? कोई दिक्कत तकलीफ होगी तो आप लोग कमेंट कर देना। ये हो गया आपके पास सी आई, हो गया, ये हो गया आपके पास एफ आई फ्रीक्वेंसीज, फिर इसके बाद आ जाएगा आपके पास एक्स आई, फिर आपके पास आ जाएगा डी आई, फिर आपके पास आ जाएगा यू आई, फिर आपके पास आ जाएगा एफ आई इंटू यू आई। चलो बच्चों, सी आई आपके पास है 0 से 20, फिर है 20 से 40, फिर है 40 से 60, फिर आपके पास 60 से 80 और फिर 80 से 100, 80 से 100 है फिर। क्लियर है बच्चों बात क्लियर है, ठीक है, ओके। फ्रीक्वेंसी आपके पास है 17, पहली फ्रीक्वेंसी 17 है, दूसरी है F1। दो फ्रीक्वेंसी गायब है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। दो फ्रीक्वेंसीज गायब है, आपको दोनों निकालनी है। आपको मीन दिया हुआ है कि 50 है। तीसरी फ्रीक्वेंसी आपके पास 32 है, फिर आपके पास है F2, फिर आपके पास है 19, और इन फ्रीक्वेंसीज का सम आपको गिवन है, इन फ्रीक्वेंसीज का सम आपको दिया हुआ है कितना, 120। ठीक है भाई, 120, ओके। अगेन आगे चलते हैं।
एक्स आई आपके पास, एक्स आई कैसे निकलेगा, बताया था कि इन दोनों की मिड वैल्यू, तो 10, इन दोनों की मिड वैल्यू 30, इन दोनों की मिड वैल्यू 50, इन दोनों की मिड वैल्यू 70, इन दोनों की मिड वैल्यू 90। ठीक है, बात समझ में आ गया आपके, क्लियर है बात, ठीक, ओके। डी आई निकाल रहा हूं, ध्यान से समझो बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है अगर आप ढंग से समझो तो। डी आई कैसे निकालना आपको, डी आई आप इनमें से किसी एक को मीन मान लो, डी आई में आप इनमें से किसी एक को मीन मान लो, किसी एक को आप मीन मान लो इनमें से, और उसको आपको हर एक ऑब्जर्वेशन से माइनस करना है। यानी आपको मीन मान लो, आप इस बार इसको मान लो मीन, चलो मीन किसको मान लो, मैं 30 को मान लेता हूं, ओके चलो 30 को मैंने मीन मान लिया। अब मुझे हर एक ऑब्जर्वेशन में से 30 को माइनस करना है। जैसे मैं 10 में से 30 को माइनस करूंगा तो मुझे कितना आंसर मिलेगा, तो आप बोलोगे सर आपको -20 मिलेगा। क्या किया मैंने, 10 में से 30 को घटा दिया। अब फिर 30 में से 30 को घटाऊंगा तो 0 मिलेगा, 50 में से 30 को घटाऊंगा तो 20 मिल जाएगा, 70 में से 30 को घटाऊंगा तो आपको 40 मिल जाएगा, और 90 में से 30 को घटाऊंगा तो 60 मिल जाएगा। हर एक ऑब्जर्वेशन में से 30 को माइनस कर दिया। डी आई ऐसे निकाला जाता है, डी आई इज नथिंग बट एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन आपके पास इस बार 30 है, और आप एक्स आई आपके पास ये है, तो आप फटाफट माइनस कर रहे हो सबको, ठीक है, ओके। यू आई क्या होगा, यू आई आपका ये जो साइज है ना, क्लास साइज 20-20 का, इससे आपको डिवाइड कर देना है इसको, डी आई को, इससे आपको डी आई को डिवाइड कर देना है, डी आई को आपको डिवाइड कर देना है 20 से, भाई क्लियर है। तो 20 से -20 डिवाइड होगा तो -1, ठीक, 0 आ जाएगा। 20 से ये डिवाइड होगा तो 1, 20 से 40 डिवाइड होगा तो कितना, 2, और ये डिवाइड होगा तो 3। एफ आई इंटू यू आई, 17 इंटू -1 यानी -17, एफ आई इंटू 0 यानी 0। क्लियर है, कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, एफ आई नहीं F1 होगा ये, F1, तो ये 0 ही हो रहा है, 0 ही हो रहा है ना, ठीक है भाई। 32 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 32, ठीक है, क्लियर। F2 इंटू 2 तो ये 2F2। 19 इंटू 3, 19 इंटू 3 कितना होता है, 57, ओके 57 हो गया, ओके। इन सब का सम कर देता हूं, सम आ जाएगा इसका 57 में से माइनस कर दो 17 को, तो ये जगह 40 में 32 ऐड करो, 72, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सम, जो हो जाएगा इसका समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई इज इक्वल टू हो जाएगा 72 प्लस 2F2। बात समझ में आई बच्चों, देखो क्या किया, इसका सम कर दिया, 57 में से 17 गया तो 40 में 32 जोड़ा तो 72, और ये 2F2 अलग से जोड़ दिया, तो ये तो हो गया समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई, ओके ठीक। बाकी फ्रीक्वेंसीज का सम करो तो कितना हो रहा है, फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे तो आपके पास हो जाएगा, इधर करता हूं ऐड, 17 प्लस 32 प्लस 19, 9 और 2 11, 11 और 7 18, 8 कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 68, और ये दो फ्रीक्वेंसीज भी है F1 प्लस F2, F1 प्लस F2, ये हो गया, और ये हो गया आपके पास टोटल 120 के बराबर है। देखो बच्चों समझना, ध्यान से समझना मेरी बात। एक बार मैं आपको इसको समराइज कर रहा हूं, इसको मैं समराइज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखो क्या चक्कर है, आपके पास फ्रीक्वेंसीज गिवन है, इसमें आपको दो फ्रीक्वेंसीज गायब है, आपने एक्सआई निकाल दिया, एक्सआई इन दोनों की मिड वैल्यूज थी वो निकाल दी, उसके बाद आपने एक एज्यूम्ड मीन 30 मान लिया, 30 को आपने हर एक ऑब्जर्वेशन से माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, उसी को आप डीआई बोल रहे हो। 10 में से इस 30 को माइनस किया, -20 आया, 30 में से 30 को माइनस किया 0 आया, 50 में से भी 30 को माइनस किया 20 आया, ऐसे करके पूरा डेटा आ गया। फिर आपको यूआई निकालना था, तो जो डीआई आया था आपने उसको क्लास साइज से डिवाइड किया, क्लास साइज 20 है, क्लास साइज मतलब इनके बीच का गैप 20 है,
तो आपको 20 से इसको डिवाइड किया -1, 20 से इसको डिवाइड किया 0, ऐसे 20 से सबको डिवाइड किया। फिर आपने FI इंटू UI निकाला, मतलब इस फ्रीक्वेंसीज का इंटू इस UI वाले कॉलम से किया। तो 17 इंटू -1 -17, F1 इंटू 0 तो ये 0 हो गया, 32 इंटू 1 तो 32, F2 इंटू 2 तो 2F2। ठीक है, क्लियर है बात। 19 इंटू 3 तो 57। बाकी मुझे उम्मीद है मैंने ठीक किया यहाँ तक। ठीक, इसका सम निकाला तो इसका सम इतना आ गया 72 प्लस 2F2 आ गया। अब मुझे फ्रीक्वेंसीज का भी सम चाहिए था, तो फ्रीक्वेंसीज का सम निकाला तो 68 प्लस F1 प्लस F2, यानी ये फ्रीक्वेंसीज का जो सम है वो ये होगा 68 मतलब इसको और इसको जोड़ के तो 68 आया, और प्लस F1 और F2 भी था तो F1 प्लस F2 भी कर दिया, तो टोटल ये 120 के बराबर है। यहां से अगर आप F1 प्लस F2 की वैल्यू निकालो तो वो निकल करके आ जाएगी कितनी, 68 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 8 गया 2, 11 में से 6 गया 5, ठीक है 52 आ गया, यानी F1 प्लस F2 की वैल्यू आ गई आपके पास 52। बात क्लियर है बच्चों? ठीक, अच्छा अब मैं यहां से आपको मीन जो दिया था वो 50 दिया हुआ था, तो मैं इसकी हेल्प से सॉल्व करने का ट्राई कर रहा हूं बच्चों, आप देखना। ठीक है भाई, देखो, अरे यार यहीं पे ले लेता हूं, चलो ठीक। ये आपके पास मीन का जो फॉर्मूला है, आपके पास मीन का जो फॉर्मूला है एक्स बार का, तीसरा वाला फॉर्मूला वो है एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ FI इंटू UI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI, यही है। ठीक है, और इंटू में H क्लास साइज, यही फॉर्मूला है। मीन आपको 50 दिया हुआ है, एज्यूम्ड मीन आपने 30 माना हुआ था, FI इंटू UI का सम आपका देख लेता हूं मैं क्या आया था, 72 प्लस 2F2 आया था भाई। कहीं पे गड़बड़ ना हो जाए, बस इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बच्चों, बाकी सब कुछ सही है। और फ्रीक्वेंसीज का सम आपका 120 था, आपने देखा ही था नहीं था, बताओ कहां गया वो, हाँ F1 प्लस F2, ठीक है ठीक है। फ्रीक्वेंसीज का सम आपका 120 था, ये तो था ही, ठीक, ओके क्लियर। और इंटू H आपका 20 था। ये बात क्लियर हो गई बच्चों? ठीक है, ओके, ये बात क्लियर हो गई। यहां से जब आप सॉल्व करने चलोगे तो 20 से ही कट जाएगा 6 टाइम्स, बोलो कटेगा? ठीक है, कट गया भाई। इसके बाद 50 इज इक्वल टू 50 इज इक्वल टू, मोटा पेन ले लेता हूं, 6 यहां मल्टीप्लाई होगा तो 180, सही दिख रहा है ये? चलो ठीक है, इसी से कर लेते हैं। 180 प्लस 72 प्लस 2F2 डिवाइडेड बाई 6। समझ में आई क्या ये चीज? क्या किया मैंने, 20 से ये काट दिया 6 टाइम, एलसीएम लिया तो 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 180 हो गया, प्लस ये 72 प्लस 2F2 के टोटल के अपॉन में 6 आ गया। 6 को यहाँ ट्रांसफर कर दो तो 6 पंजे 30 होता है, 6 5 30, तो 300 ही हो गया, इज इक्वल टू 180 में 72 जोड़ोगे तो इट विल बी 2 18 प्लस 7 आपको 25। ठीक है, ये हो गया 252 प्लस 2F2। अब बच्चों कैलकुलेशन आप लोग को आनी चाहिए, कभी आप 252 में 2F2 को जोड़ दो तो भाई ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। 254 F2 मत कर देना इसको, ठीक है, F2 वाला ऐड नहीं होगा इसमें, इतनी अलजेब्रा आनी चाहिए आपको, ठीक है ना। ये 252 इधर आके माइनस हो जाएगा, पहले मैं इसको चेक कर लूँ, मैंने सही किया 2 और 18 प्लस 7 25, ठीक है, बहुत कैलकुलेशन कर दी मैंने आज। ये इधर जाके माइनस होगा तो 10 में से 2 गए 8, 9 में से 5 गए 4, 2 में से 2 गए 0, यानी 48, ठीक है। 48 इज इक्वल टू 2F2। 2F2 की वैल्यू 48 है, तो F2 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपका जवाब होगा 2 से डिवाइड करो 2 को तो ये 24 हो गए, यानी फ्रीक्वेंसी 2 जो F2 आई है वो 24 आई, जो F2 आ गया बच्चों वो 24 आ गया। ये F2 जो आपको मिसिंग था, कहां पे था, ये F2 जो आपका मिसिंग था
F2, ये जो मिसिंग था 24 आ गया, 24 आ गया, ठीक है। अब आपका अगर 24 आ गया और F1 प्लस F2 आपका 52 है, तो F2 के जगह पे मैं 24 डाल देता हूं, तो 24 इज इक्वल टू हो जाएगा 52। तो F1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24 इधर जाके माइनस होगा, तो 12 में से 4 गया 8 और 4 में से 2 गया 2, यानी 28। F1 आपका 28 है, F1 आपका 28 है और F2 आपका 24 है। यही सवाल का आंसर है बच्चों। बात क्लियर हो गई? एक एक चीज मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दी। ऐसे बोर्ड पे और ये स्टैटिस्टिक्स करना बच्चों आसान नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाया मैंने, समझाने का तरीका आप देख लेना कैसा था, क्या क्या मैंने आपको एग्जांपल दिए। मेरे को उम्मीद तो पूरी है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखोगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा, डेफिनेटली बच्चों समझ में आपके आ जाएगा। ठीक है ना, तो कोशिश ये करना कि वीडियो को बार बार आप लोग देखो। ठीक है ना, हाँ। अब क्या है बच्चों कि मान के चलिए ये 28 24 आ गए, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट तरीका बताया कि इस लास्ट वाले तरीके से कैसे आप निकालते हैं, है ना। तो मिसिंग वाले क्या बोला उसने कि फाइंड द, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाली मिसिंग वाली आपने निकाल दिया F1 और F2। अब बच्चों मैं थोड़ा सा समराइज इसको कर रहा हूं, इस चीज को मैं समराइज कर रहा हूं। पी वाला भी सिखा दिया मैंने आपको क्या क्या तरीके बताए थे, मैं आपको समझा रहा हूं बस अब फाइनल है। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूं, आज मैंने क्या क्या पढ़ा है इस चीज को समझा रहा हूं, बस खत्म करते हैं। ये देखो बच्चों, ये वाला थोड़ा सा मोटा लेता हूं। मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको एक चीज बताई कि x बार जब आप निकालते हो मीन, तो वो मीन का जो फॉर्मूला होता है x बार होता है मीन का जो फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया वो है समेशन ऑफ fi इंटू xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। पहला फॉर्मूला ये है, पहला फॉर्मूला आपके पास ये है। ठीक है, ओके। xi आपको पता है क्या होता है, xi आपकी मिड वैल्यू है, fi आपका फ्रीक्वेंसी है। दूसरा फॉर्मूला में जो मैंने आपको बताया था वो था मीन x बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ fi इंटू डी आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ fi। ये दूसरा फॉर्मूला था। ठीक है ना, इसमें मैं आपको बता देता हूं, a है आपका एज्यूम्ड मीन, ये आप लिख लीजिए, डी आई है आपका डेविएशन, बोलते हैं इसको डेविएशन। ठीक है, ये होता है xi माइनस एज्यूम्ड मीन। क्लियर है, ये 2 टर्म का था। fi में लिख नहीं रहा हूं, आपको पता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक, तीसरी चीज, तीसरा फॉर्मूला जो मैंने आपको मीन का बताया, बच्चों, वो आपके पास है एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ fi इंटू ui डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ fi मल्टीप्लाइड बाई h। इसमें भी मैं आपको ये एब्रिविएशन बता दे रहा हूं क्या क्या है। a फॉर एज्यूम्ड मीन है, लिख ही लीजिए आप इसको भी दोबारा से, एज्यूम्ड मीन। ठीक है, ui है आपके यहां पर, ui जो आपके पास है वो है बच्चों आपके पास जो डी आई आपका निकल के आया था, डी आई, इसको डिवाइड करना है h से, और h का मतलब है क्लास साइज, क्लास साइज बोल रहा हूं। ठीक है, बात समझ में आ गई आपकी। और एक और चीज लिख लो कि xi कैसे निकालते थे आप, xi आप निकालते थे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये तो करते थे, जो लोअर लिमिट होती थी और अपर लिमिट को डिवाइड करके 2 से, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते, तो क्लास आपका साइज निकल के आ जाता था। ठीक है, मतलब आपका वो निकल के आ जाता था xi। यही तो है लोअर लिमिट। 0 + 20/2 करोगे तो 10 आ जाएगा, 20 + 40/2 करोगे तो 30 आ जाएगा। ये बोल रहा हूं मैं, बस कोई नई चीज नहीं है।
इस वाली चीज को आप ध्यान रख लो बच्चे, ये 3 फॉर्मूले आपके पास हैं क्लास 10th में, इन्हीं से आपने सवाल करना और क्वेश्चन मैंने करवा चुका हूं। तो मीन का तो पूरी कहानी मैंने आपको बता दी। मीन का मतलब कुछ नहीं होता, जितना भी डेटा आपके पास गिवन है उन सबको ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो, मतलब सबको बराबर बराबर कर दो, तो आपको यह पता चल जाएगा कि ये गिवन डाटा किस एक नंबर की तरफ जा रहा है। समझ में आ गई बात, ये नंबर किस नंबर की तरफ जा रहा है। मतलब ये मीन 54 है, इसका मतलब यह है कि इन सब के पास 54 54 54 54 होगा, ठीक है ना। 0 से 20 वाले, 0 से 20 वाले इतने थे, 20 से 40 वाले इतने थे, 40 से 60 वाले इतने थे, यानी कि 54 एक ऐसा नंबर है जो उनके ठीक बीच में आ रहा है कहीं पे 54। समझ में आ गया ना। हाँ, मीन का मतलब यही है कि इसकी सेंट्रल टेंडेंसी 54 है। सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब होता है, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब यह है कि इनका एवरेज 54 है। हो सकता है कोई बहुत ज्यादा हो, कोई बहुत कम हो, लेकिन जब हमने बराबर कर दिया सबको तो 54 बन गए सब, ये मतलब है मीन का। क्लियर। बाकी ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, आप इन फॉर्मूले को नोट कीजिए, इन पे बेस्ड क्वेश्चन कीजिए फटाफट, मीन के जितने उतने क्वेश्चन आप करना। अगली क्लास में या तो मैं मोड लेकर के आऊंगा या मैं मीडियन लेकर के आऊंगा, उसको भी मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको बच्चों, और उम्मीद मुझे है कि ये भी आपके समझ में आ गया। बाकी आप बताइएगा कैसा लगा। ठीक है, ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सबको मेरी तरफ से। ओके, थैंक यू सो मच।